Hello students, in this video we are going to study about condition for zero resultant vector। तो देखिए कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। भाई जीरो रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा जीरो होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे आप फोर्सेस समझिए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं और उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, तो वो जो वेक्टर होगा उसको हम जीरो रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। जैसे मेरे पास पेन है, ठीक है, मैं इसके ऊपर इधर से फोर्स लगाता हूँ, ये मूव कर रहा है, तो एक वेक्टर है जो कि इसको मूव करा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सेम फोर्स अगर मैं इधर भी लगा दूंगा, डिक्टो बिल्कुल सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये देखिए यहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो है इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है और अभी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया, जीरो। तो ये जीरो रिजल्टेंट हो गया। सो जीरो रिजल्टेंट के लिए क्या है, कंडीशन क्या है। सबसे पहले अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक इधर लग रहा है राइट साइड और दूसरा लग रहा है लेफ्ट साइड। दो वेक्टर है, एक लेफ्ट साइड एक्ट कर रहा है, एक राइट साइड। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो अगर यहाँ पर ए और बी जो है दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बराबर है, इन दैट केस जो हमारा रिजल्टेंट है वो होगा ए माइनस बी। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ये जीरो वेक्टर हो गया। सो दिस इज जीरो रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये तो दो वेक्टर का केस है। इस तरह से अगर 3, 4, 5 या उससे भी ज्यादा वेक्टर है तो उस केस में जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं। सो थ्री वेक्टर ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। कि भाई तीन वेक्टर्स है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की तीनों साइड में, जो कि सेम ऑर्डर के अंदर है, देन द रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर जीरो वेक्टर होगा। तो देखिए जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है हमारे पास ए, ये एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी और ये हमारे पास तीसरा वेक्टर है सी। तीनों जो है हमने सेम ऑर्डर में लिए यहाँ पर ये वेक्टर सी। तो देखिए इस केस में जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे कि भाई फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर ये वाला है, इसका हेड, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो कितनी है, जीरो है। सेम ये बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। तो रिजल्टेंट कितना हो गया यहाँ पर, रिजल्टेंट अगर हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास होगा जीरो। सो इस केस में हमारा रिजल्टेंट कितना हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर चार फोर्सेस है, चार वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में भी हमारा रिजल्टेंट कितना होगा, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर यहाँ पर और ये फोर्थ वेक्टर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तीनों जो है वो सेम ऑर्डर में है, यहाँ पर तीनों जो है यहाँ पर सेम ऑर्डर के अंदर है। सो इस केस में यहाँ पर भी फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या बीच का जो वेक्टर है वो हमारा रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह के केसेस में जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो होता है। सो फॉर एग्जाम्पल थ्री वेक्टर ए बी सी एक्टिंग ऑन ए पॉइंट एट द सेम टाइम पे एक्ट कर रहे हैं एंड दे बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ओ पी पी क्यू एंड क्यू ओ। सो ओ पी पी क्यू एंड क्यू ओ, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर में है और उनका रिजल्टेंट कितना है, जीरो है। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, उस केस में हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकते हैं दैट जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको आप डिवाइड कर सकते हो उसके साइड से। सो डिवाइडेड बाय ओपी। सो ए, भाई ए जो है एक तरह से इसकी लेंथ है, ओपी भी इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ए डिवाइडेड बाय ओपी इज इक्वल्स टू सेकेंड जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बी डिवाइडेड बाय पी क्यू एंड इज इक्वल्स टू थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी डिवाइडेड बाय क्यू ओ। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यहां पर बना सकते हैं अगर हमारा रिजल्टेंट कितना है, जीरो है। And similarly, if number of vector acting on a object are represented in magnitude and direction by the sides of polygon taken in same order। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर बताया 4 वेक्टर 5 वेक्टर लेके, तो उस केस में भी जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। इसके बाद देखिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास लेमी थ्योरम। And according to Lemmy theorem, it states that if three vectors acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to sine of angle between the two forces। So देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई हमारे पास तीन वेक्टर है, ठीक है, जो कि एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। सो ये एक पॉइंट है, सेम टाइम पे ये जो तीन फोर्सेस मान लेते हैं हम, ए फोर्स, बी फोर्स और सी फोर्स, ठीक है। मतलब
तीन ऑब्जेक्ट है जो कि इसको खींच रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इस पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर हमारे पास तीन फोर्सेस लगे हुए हैं, ए बी और सी, ये तीन वेक्टर है हमारे पास। यहाँ पर अल्फा जो है वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल है, जो बीटा है ये एंगल है सी और वेक्टर ए के बीच का, और गामा जो है ये एंगल है वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का। सो लेमी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अब देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो जीरो है, मतलब ये जो पार्टिकल है इन फोर्सेस के कारण ना तो ये मोशन में है, ठीक है, ना तो ये मूव कर रहा है, ना ही ये रोटेट कर रहा है, बिल्कुल रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होगा, और अगर रिजल्टेंट वेक्टर जीरो है तो हमारा सिस्टम यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, और इस केस में हम ये जो थ्योरम है ये अप्लाई कर सकते हैं दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। तो जो दो फोर्सेस है उनके बीच का जो साइन ऑफ एंगल है, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। सो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट फोर्स है दैट इज वेक्टर ए। सो वेक्टर ए, इसके जस्ट अपोजिट एंगल आप देखो दैट इज अल्फा। सो आप ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड कर दो साइन ऑफ अल्फा से। सिमिलरली दिस इज वेक्टर बी। सो वेक्टर बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है बी, इसको आप डिवाइड कर दो इसके अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल का साइन लेके, सो साइन ऑफ बीटा। एंड सिमिलरली दिस इज सी, सो सी डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट में जो एंगल है साइन ऑफ गामा। एंड हेयर ए बी सी आर थ्री फोर्सेस एंड अल्फा बीटा आर गामा बिटवीन एंड गामा आर द एंगल बिटवीन देम। सो देखिए इस तरह से है कि अगर तीन फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, सपोज दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2 एंड दिस इज फोर्स F3, दिस इज फोर्स F3। ये एंगल मान लेते हैं A, ये एंगल हम मान लेते हैं B, और ये एंगल हमने मान लिया C। तो इस केस में अगर आप लेमी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करोगे तो किस तरह से लगेगी, आप एक इनके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर लगेगा। सो ये हमारा एक फोर्स हो गया, इसका आप मैग्नीट्यूड लो F1, इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल है उसका साइन करके आप इसके डिवाइड में लिख दो साइन C इज इक्वल्स टू सेकेंड हमारा वेक्टर सेकेंड फोर्स F2 डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट में जो एंगल है दैट इज B, उसका साइन करके आप लिख दो साइन B इज इक्वल्स टू, एंड थर्ड दैट इज F3 डिवाइडेड बाय इसके जो अपोजिट में जो एंगल है तो ये हो गया A, सो साइन ऑफ A। इस तरीके से यहां पर हम लेमी थ्योरम जो है वो यूज कर सकते हैं। सो देखिए न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड है यहाँ पर हमारे पास, ए बॉब वेटिंग 50 ग्राम हैंग्स वर्टिकली एट द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये देखिए एक स्ट्रिंग है, इसके यहाँ पर एक पेंडुलम बंधा हुआ है। सो ये जो पेंडुलम का बॉब है ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर ऐसा लटका हुआ है, एंड 20 ग्राम फोर्स इज अप्लाइड। और इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जाता है, इसके ऊपर 20 ग्राम का फोर्स लगाया जाता है अप्लाइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाउ मच डिस्टेंस द बॉब इज पुश्ड असाइड फ्रॉम इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन से कितनी डिस्टेंस जो है वो पुश किया गया है, ये हमको यहाँ पर निकालना है। सो मतलब ये कितने डिस्टेंस तक गया है, हमको अपनी जो मेन पोजीशन है यहाँ से कितनी दूरी तक गया है वो हमको निकालना है। व्हेन इट रीचेस इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा, तो मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब, जब ये फाइनली यहाँ से वहां जाएगा और इस पॉइंट से वापस आएगा। तो जैसे ही जस्ट वो वापस आने लगेगा उस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो मतलब 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल जस्ट वहां पर ठहर जाएगा और वहां पर वो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है मास। सो मास है 50 ग्राम एंड दैट देन दिस मास इज 50 ग्राम। सो द गिवन फोर्स F इज 50 ग्राम फोर्स। सो ये देखिए ये जो है ये फोर्स की प्रैक्टिकल यूनिट होती है 50 ग्राम फोर्स। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसके सीजीएस यूनिट में जो कि होती है डायन। सो फोर्स की सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 980 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 20 × 980 डायन। सो ये फोर्स हमारा हो गया डायन में। एंड लेट द बॉब इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन इट इज एट B। जब ये B पॉइंट पर है तो मान लेते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो उस केस में हम यहाँ पर जो है रिजल्टेंट यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं कि भाई F ये जो हमारा फोर्स है, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है डिवाइडेड बाय इस फोर्स की जो डिस्टेंस है, सो CB डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल्स टू mg जो फोर्स है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, mg, और उसके ये जो फोर्स की जो डिस्टेंस है इसके पैरेलल डिवाइडेड बाय OC, एंड टेंशन T डिवाइडेड बाय PO। ये वाला हमारा इसके साइड हो गई।
सो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ और इसको लिख देता हूँ F डिवाइडेड बाई सी बी इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई ओ सी, और यहाँ से मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ सी बी डिवाइडेड बाई ओ सी बी उधर गया, mg इधर आ गया, सो F डिवाइडेड बाई mg, और यहाँ पर इसके हम सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स अभी हमने निकाला है 20 इंटू 980 टाइन डिवाइडेड बाय mg। अब मास जो है हमारे पास दिया हुआ है 50 ग्राम, सो 50 ग्राम इंटू g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट सिंस हम सीजीएस सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राम में है, डायन में है, तो ये भी हमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना पड़ेगा। सो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ g। और यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, दिस विल बी 0.4, सो ये हो गया 0.4। अब देखिए सी बी डिवाइडेड बाई ओ सी, यहाँ पर देखिए सी बी डिवाइडेड बाई ओ सी, तो ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ तो इसके सामने जो सी बी है ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये क्या होता है tan थीटा, तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan ऑफ थीटा। सो tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू सी बी डिवाइडेड बाय ओ सी, दैट इज 0.4। सो tan theta is 0.4, और वी कैन राइट tan थीटा 0.4, tan की वैल्यू होती है 22 डिग्री पे, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये हो गया 22 डिग्री एंड थीटा इज अबाउट 22 डिग्री। सो हमने ये एंगल निकाल लिया, दिस इज 22 डिग्री। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस तक गया अपनी मेन पोजीशन से यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है सी बी ये हमको निकालनी है यहाँ पर। सो सी बी यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ साइन थीटा का। सो अगर मैं साइन थीटा निकालूँ, सो इन ट्रायंगल ओ सी बी, हेयर साइन थीटा विल बी, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो थीटा इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, मीन सी बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ बी, एंड सी बी जो है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पर। सो देखिए साइन थीटा की वैल्यू 22 डिग्री इज इक्वल्स टू सी बी ये हमको निकालनी है डिवाइडेड बाय ओ बी, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर, so this is 50 centimeter long, so this is 50 centimeter. So from here CB is equals to 50 into sine of 22 degree and CB is 50, और यहाँ पर sin 22 डिग्री की वैल्यू होती है 0.37, और यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो जो CB है ये आपको मिलेगा 17.57 सेंटीमीटर। So up to this position, to this much distance, the bob is pulled aside from its position when it reaches in equilibrium position. Okay, so that is all for today, and thank you for watching this video.